विधवा बहुओं के घर मोदक खाने आए गणेश जी। अरे बहन जी, आपकी दोनों बेटियां तो बहुत सुंदर और संस्कारी हैं, बिल्कुल जैसी मुझे अपने घर के लिए बहू चाहिए थी। बहन जी, बिल्कुल फूल की तरह है मेरी गीता बबीता, बहुत समझदार हैं और इनकी परवरिश मैंने बहुत अच्छे से की है। मेरे लिए मेरी दोनों बेटियां हीरे जैसी हैं। सविता की बात सुनकर उसका पति आमोद कहता है, अरे सविता, अब सबसे बातें ही करती रहोगी या फिर मेहमानों को कुछ खाने के लिए भी दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो गीता बबीता, सभी के लिए खाना लगाओ। सविता के कहने पर उसकी दोनों बेटियां अपने होने वाले ससुराल वालों के लिए खाना लगा देती हैं, जिसके बाद सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी कुमोलिका का पति रमेश उसके कान में कहता है, अरे तुम यहाँ सिर्फ खाना ही खाने आई हो या फिर इनसे काम की बात भी करोगी? सविता ये सुनने के बाद एक चालाक भरी मुस्कान के साथ अपनी होने वाली समधन से कहती है, बहन जी, मैं कह रही थी क्यों ना अब लेन देन की बात भी हो जाए। अब आप तो जानती ही हो मेरे दोनों ही बेटे कितने कमाऊ और पढ़े लिखे हैं। मेरे बेटे आपकी बेटी को रानी बना के रखेंगे, लेकिन बड़ा पेट काट काट कर उनको मैंने आज इस लायक बनाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी। हाँ बहन जी, बस मैं तो ये चाहती हूँ कि जब मेरे बेटे इतने काबिल हैं तो मुझे उनकी शादी में दहेज भी उनके मुकाबले ही मिलना चाहिए। आप समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। सविता और आमोद थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। उस समय तो वो बात को हाँ कहकर टाल देते हैं, लेकिन मेहमानों के जाने के बाद वो दोनों अपने कमरे में एक दूसरे से बातें करते हैं। अजी अब क्या करें, हमारे पास तो दहेज देने के लिए पैसे ही नहीं है। बेटियों की शादी कोई मजाक थोड़ी है सविता, हमें दहेज तो इकट्ठा करना ही होगा। बिना दहेज के हम शादी कैसे कर पाएंगे? लेकिन दहेज देने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अरे है ना हमारे पास ये घर है, हम इस घर को बेचकर अपनी बेटियों के लिए दहेज ले आएंगे और इन्हें दे देंगे। कम से कम हमारी दोनों बेटियां किसी अच्छे घराने में तो रहेंगी जहां उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आपका कहना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम दोनों कहाँ रहेंगे? मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ और अब हमें ऐसे घर की क्या जरूरत है, हम तो छोटे से घर में गुजारा कर ही लेंगे। सविता आमोद की बात मान लेती है, जिसके बाद में दोनों मिलकर अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद गीता और बबीता दोनों ही अपने ससुराल में जाकर वहाँ की जिम्मेदारियों को समझ लेती है और वहाँ पर खुशी से रहने लगती हैं। लेकिन शादी के बाद आमोद और सविता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जिनसे उन दोनों ने कर्ज लिया था वो उन्हें और भी ज्यादा परेशान करने लगते हैं। अरे एक तरफ तूने अपना घर बेच दिया, दूसरी तरफ अब तू काम भी नहीं करता। बोल हमारा कर्ज कैसे चुकाएगा? अगर आज इसने हमारे पैसे नहीं दिए तो ये हमसे नहीं बच पाएगा। जल्दी हमें हमारा कर्जा दे अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो। जिन्हें कर्ज लेना होता है वो बेचारे आमोद को वहीं पीटना शुरू कर देते हैं। अब रोज रोज की जिल्लत से वो दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके चलते वो दोनों आत्महत्या कर लेते हैं। शादी के बाद बबीता और गीता अपने माता पिता के साथ हुए इस हादसे को देख बहुत ज्यादा दंग रह जाती हैं। बाबूजी, बाबूजी उठो ना, आप ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकते। माँ, ये क्या हो गया माँ आपको? आप दोनों हमें छोड़कर चले गए। अभी तो हमने अपनी जिंदगी का सफर तय करना शुरू किया था और बीच रास्ते में आपने हमें छोड़ दिया। ऐसे कैसे हो गया माँ? दोनों बहनें मिलकर अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करवा देती हैं, जिसके बाद वो वापस अपने ससुराल में आ जाती हैं। उनके आते ही उनकी सास कहती है, आ गई तुम दोनों। देखो ये रोना धोना मुझे ज्यादा पसंद नहीं। तुम्हारे इन सब चीजों की वजह से घर के कामों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए घर की हालत देखो और जितनी जल्दी हो सके घर के सारे काम को निपटा लो। कोमोलिका की बातें सुनकर गीता और बबीता दोनों ही घर के कामों में लग जाती हैं। कोमोलिका शुरू से ही अपनी दोनों बहू के ऊपर अपनी तानाशाही दिखाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब दोनों बहनें गर्भवती हो जाती हैं। इसी के चलते एक दिन विनोद और रवि का दूसरी कंपनी में प्रमोशन हो जाता है। माँ, आज मैं आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ कि आप सुनकर ही पागल हो जाओगी।
आपकी दोनों बहू गर्भवती हैं, आप दादी बनने वाली हो। और माँ, आपको पता है हम जिस कंपनी के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे थे, हमें वहां पर बुलाया गया है और अब से हम उस कंपनी को ओवरटेक करने वाले हैं और अब हम धीरे धीरे और भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तरफ दादी बनने की खुशी तो एक तरफ अपने दोनों बेटों की तरक्की। लगता है भगवान ने मुझे कुछ ज्यादा ही दे दिया। कोमोलिका ये सुनकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद कोमोलिका खुशी खुशी अपने दोनों बेटों को दूसरी कंपनी में जाने के लिए भेज देती है। उस कंपनी में जाने के बाद वहां एक इंसिडेंटली बिजलियों की वायर से आग लग जाती है, जिसके चलते विनोद और रवि दोनों उस दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। जब इस बात का कोमोलिका को पता चलता है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए इसका सारा दोष अपनी दोनों बहुओं के ऊपर डाल देती है। ये सब तुम दोनों की ही वजह से हुआ है। जब से तुम इस घर के अंदर आई हो कुछ भी शुभ नहीं हुआ है। पहले तुम्हारे माता पिता चले गए और अब मेरे दोनों बेटे चले गए। अरे अब क्या मुझे खाकर रहोगी? मैं तुम्हें इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब जब मेरे बेटे ही इस घर के अंदर नहीं रहे तो तुम दोनों का मैं कौन सा अचार डालूंगी? चली जाओ यहाँ से और कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। एक तो गीता और बबीता दोनों विधवा हो जाती हैं, ऊपर से वो इस समय गर्भवती भी थी। वह अपनी सास के सामने बहुत रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन कोमोलिका उनकी एक नहीं सुनती। इसके बाद कोमोलिका उन्हें घर से निकाल देती है। वे दोनों बहनें बेचारी अब ना तो अपने मायके जा सकती थी और ना ही ससुराल, जिसके चलते वो चलते चलते एक झोपड़ी में पहुंच जाती हैं। वो झोपड़ी खाली थी, उन दोनों को रहने का एक स्थान मिल गया था, लेकिन वो भूख से तड़प रही थी। जब हमें इतनी भूख लग रही है तो हमारे बच्चों को भी लग रही होगी। सही कहा तुमने, हमें अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी ध्यान रखना होगा। चलो कहीं खाना ढूंढने चलते हैं। चलते चलते वो एक गणपति बाबा के मंदिर पहुंच जाते हैं, जहां गरीबों को खाना खिलाया जा रहा होता है। वो दोनों उस समय वहां खाना खा लेती हैं। तभी वहां से लौटते समय उन्हें एक पेड़ के पास एक गणपति बाबा की मूर्ति मिलती है। देखो, यहाँ तो गणपति बाबा की मूर्ति है। लगता है किसी ने अपने घर से निकाल दी। वैसे गणेश चतुर्थी आ रही है, हमारे पास पैसे तो नहीं है कि हम नई मूर्ति लाकर उसकी स्थापना करें, लेकिन हम इस मूर्ति से भी अपने घर में गणपति बाबा की स्थापना कर सकते हैं। दोनों बहनें गणपति बाबा की मूर्ति को अपने घर ले जाती हैं और उनकी स्थापना करती हैं, लेकिन उन्हें चढ़ाने के लिए उनके पास मोदक का प्रसाद तक नहीं होता। इसलिए दोनों मंदिर से प्रसाद लाकर गणपति बाबा को खिला देती हैं। वहीं अगले दिन से वो दोनों काम ढूंढने निकल जाती हैं। अब उन्हें लोगों के घर में बर्तन मांजना और कपड़े धोने का काम मिल जाता है, जिससे वो पैसे कमाकर गणपति जी की बहुत सेवा करती हैं और उन्हें रोजाना अपने हाथों का बनाया हुआ खाना बनाकर खिलाती हैं। इसी के चलते धीरे धीरे गणेश चतुर्थी आ जाती है, जिस दिन वो दोनों मिलकर गणपति बाबा के लिए प्रसाद में मोदक बनाती हैं। हमारी जिंदगी हमें कहां से कहां ले आई। सही कहा तुमने, हमारे आने वाले बच्चों की बहुत चिंता सताती है। उनका क्या होगा? क्या उन्हें भी हमारी तरह गरीबी देखनी पड़ेगी? ये सुनते ही गीता और बबीता दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मूर्ति के अंदर से दो गणेश भगवान निकलते हैं। तुम्हें हमारे रहते परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मदद करने आए हैं हम। हमारे होते हुए हमारे सच्चे भक्तों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। दोनों गणपति महाराज अपने हाथों को ऊपर करते हैं, जिसके बाद उनके हाथों से एक सफेद रंग का प्रकाश निकलता है, जिसमें ढेर सारा सोना, पैसे, हीरे, जवाहरात निकल आते हैं। आज से तुम्हें गरीबों वाली जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। हम दोनों तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हुए हैं। ये तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारे काम आएंगे और जब भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना। गणेश बाबा, आपने हमें अपने दर्शन दे दिए, हम तो धन्य हो गए। वो दोनों हाथ जोड़कर गणेश भगवान के सामने खड़ी हो जाती हैं। तभी दोनों गणेश भगवान वहां से गायब हो जाते हैं। इसके बाद गीता और बबीता पूरी रीति रिवाज के साथ उनकी मूर्ति को गंगा में विसर्जित कर देती हैं। वहीं कुछ समय बाद उनके बच्चे हो जाते हैं, जिनके साथ वो खुशी खुशी रहने लगती हैं।
पाखी और राकेश की काफी समय से कोई संतान नहीं हो रही थी। इस कारण वह अनाथ आश्रम जाकर सोनिया नाम की एक छोटी बच्ची को अडॉप्ट कर लेते हैं, जो कि काली थी। पाखी और राकेश सोनिया को बहुत प्यार करते हैं, उसे वो सारी खुशियां देते हैं। हले हले मिली सोनिया बेटी, क्या खाएगी? राकेश, मैं क्या कह रही थी, इसके दांत आने लग गए हैं तो अब फल गलाकर खिलाने लगूं? हाँ बिल्कुल। मुझे तो लगा था कि मैं कभी माँ ही नहीं बन पाऊंगी, लेकिन सोनिया ने मेरी जिंदगी को पूरा कर दिया। इतना कहते कहते पाखी को उल्टी आती है और वह राकेश की गोद में सोनिया को थमाकर वॉशरूम चली जाती है। लगता है पाखी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम आ जाओ। राकेश पाखी और सोनिया को अस्पताल ले जाता है, जहाँ पाखी का चेकअप करवाने पर पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू आते हैं। राकेश, आपने सुना ना, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सब सोनिया की वजह से हुआ है, वरना इतने समय से हमने कोई खुशखबरी ही नहीं सुनी थी। हाँ पाखी, हमारी सोनिया के बहुत शुभ पैर हैं। अब तो हम दोबारा माँ बाप बनने वाले हैं। हाँ। फिर राकेश दोनों को घर ले जाता है और पाखी का ख्याल रखता है, उसे अच्छी और तंदुरुस्त चीज खाने के लिए देता है। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और जिस दिन सोनिया 1 साल की हो जाती है, उसी दिन पाखी गोरी बेटी को जन्म देती है। घर आने के बाद दोनों माँ बाप सोनिया का पहला जन्मदिन बनाते हैं और दूसरी बेटी के लिए नामकरण की पूजा करवाते हैं। पंडित जी, मैं अपनी बेटी का नाम शाह से शिखा रखना चाहता हूँ। अति उत्तम, आज का दिन वाकई में बहुत शुभ है। वो सब तो ठीक है, पर पाखी, तुम्हारी दोनों बेटियों में जमीन आसमान का अंतर है। अब मेरा मतलब, वो इतनी काली है और तुम्हारी बेटी इतनी गोरी। आगे जाकर दोनों में घमासान लड़ाई हो सकती है। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमारे लिए दोनों बेटी बराबर हैं। रंग रूप हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता और हम उन्हें इतनी अच्छी शिक्षा देंगे कि दोनों के बीच कोई लड़ाई नहीं होगी। चलो अच्छा है। वक्त गुजरता है। दोनों माँ बाप अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। दोनों बहनों के बीच काफी प्यार होता है। स्कूल में कोई सोनिया को काला कहकर चिढ़ाता तो छोटी बहन शिखा उसे मुंह तोड़ जवाब देती। फिर कभी मेरी दीदी को उल्टा कुछ बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी। अरे शिखा, जाने दे, वैसे भी उन्होंने झूठ क्या बोला, मैं हूँ ही काली। नहीं दीदी, आपको कोई ऐसे बोले मैं नहीं सुन सकती। दोनों स्कूल से वापस आती हैं तो पाखी उनके लिए उनका फेवरेट खाना बनाती है और अपने हाथ से दोनों को खाना खिलाती है। देखो, तुम दोनों का फेवरेट खाना बनाया है। सोनिया, तुझे बर्गर पिज्जा कैसा लगा? और शिखा बेटा, तेरे लिए पास्ता बनाया है, बताओ तो। माँ, एकदम शेफ जैसा बनाया है, बाहर से भी अच्छा। मेरी दोनों प्यारी बच्चियों, हमेशा तुम ऐसे ही एक साथ रहना। तुम्हारा प्यार यूं ही रहे। देखो, मैं तुम दोनों के लिए फ्रॉक लेकर आया हूँ। वाह पापा, मुझे तो पिंक वाली चाहिए। तू कोई सी भी ले ले, मैं कुछ भी पहन लूंगी। ऐसे ही दोनों हंसते खेलते एक साथ बड़ी हो जाती हैं। दोनों अब ग्रेजुएट हो चुकी थी। एक दिन शिखा एडमिशन के फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट ढूंढ रही थी, तभी उसके हाथ में राकेश की अलमारी से सोनिया का अडॉप्टेड सर्टिफिकेट मिलता है। ये देखकर शिखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसका मतलब ये मेरी बहन नहीं है। जब भी कहूँ ये इतनी काली क्यों है घर में। अभी मम्मी पापा से बात करती हूँ। बचपन से इसके लिए मैंने कितना सहा, कितना पिटी, और ये। गुस्से में शिखा पाखी के पास जाती है। उससे पहले सोनिया उसके लिए पैनकेक बनाकर लाती है। शिखा देख, मैंने तेरे लिए पैनकेक बनाया है, तेरा फेवरेट। खाकर बता कैसा बना है। मुझे तेरे हाथ का कुछ भी नहीं खाना, समझी तू? शिखा उसके हाथ से पैनकेक फेंक देती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, ये क्या है? आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? ये मेरी बहन नहीं है, ये सौतेली है। इस काली के लिए मैंने ना जाने क्या क्या कहा किसी से, और कितना कुछ सुना, और आपने मुझे नहीं बताया। बेटा, तुझे ये पेपर्स कहाँ से मिल गए? ऐसे मत बोल, सोनिया तेरी बड़ी बहन है। मैं इसे अपनी बहन कभी नहीं मानूंगी। अब ये सौतेली है और वही रहेगी। क्या माँ, मैं आपकी और पापा की बेटी नहीं हूँ? बेटा, ये क्या हो गया इन दोनों के बीच? इतनी बड़ी कड़वाहट हो गई। आखिर जिस चीज का डर था वही हुआ। ये बात सुनकर सोनिया का भी दिल टूट जाता है।
और पाखी राकेश को बता देती है। दोनों बहनों के बीच अब कड़वाहट इतनी बढ़ जाती है कि शिखा सोनिया से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी और उसे काला होने के ताने सुनाती थी। राकेश और पाखी दोनों बहनों के बीच सब ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फिर दोनों एक ही ससुराल में दोनों बहनों की शादी मयंक और सुमित से कर देते हैं, जहां सास सुरेखा अपनी बड़ी काली बहू को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन सुरेखा गोरी बहू को गहने और नई साड़ी ला कर देती है। शिखा बहू, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। तू इतनी सुंदर है, तेरे ऊपर ये जरूर जचेगा। शुक्रिया माँ जी। और तू इधर आ काली बहू, तेरे लिए मैं ये सूट का कपड़ा लाई हूँ। वो क्या है ना, तेरे रंग पर कुछ खिलेगा या नहीं समझ नहीं आया, इसलिए मैंने गहने भी नहीं लिए तो ये ले आई। कोई बात नहीं माँ जी, शुक्रिया, मुझे ये भी पसंद आया। माँ जी, आपको इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये इसके भी लायक नहीं है। क्या हुआ बहू, तू ऐसे क्यों कह रही है? वो इसलिए माँ जी क्योंकि इसे मम्मी पापा आश्रम से लेकर आए थे। ये मेरी असली बहन नहीं है। क्या? और ये बात हमें तेरे माता पिता ने नहीं बताई? अरे बताने लायक होती सुरेखा तो बताते ना, पर इसमें बेचारी सोनिया बहू का क्या कसूर है? अरे तुम तो चुप ही रहो। जब भी तो मैं सोचूं दोनों बहनों में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है? एक इतनी काली है और दूसरी इतनी गोरी। सुरेखा, दोनों तुम्हारी बहू हैं, तो ये सब मत सोचो, रंग में कुछ नहीं रखा। इतना सुनकर सुरेखा अपने कमरे में चली जाती है। वहीं अविनाश सोनिया बहू को दिलासा देता है। अब ससुराल में सोनिया को बहुत अजीब सा लगता था, क्योंकि उसको प्यार करने वाली बहन और सास अब बार बार उसे कालेपन और सौतेली के ताने देते थे। देखते ही देखते दोनों बहू का जन्मदिन आ जाता है, जहां घर के सभी लोग शिखा के लिए अच्छे बर्थडे पार्टी की घर में अरेंजमेंट करते हैं। शिखा को बहुत सारे कपड़े और गिफ्ट देते हैं। वहीं सोनिया को किसी ने अभी तक विश भी नहीं किया था। शायद किसी को मेरा जन्मदिन याद ही नहीं है। अब मैं कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी, पर हाँ, शिखा को हमेशा से जन्मदिन पर मेरे हाथ का बना गाजर का हलवा बहुत पसंद है, वो मैं उसके लिए जरूर बनाऊंगी। ऐसा कहकर सोनिया अपनी बहन के लिए गाजर का हलवा बना देती है। मयंक जी, ये आप बाहर शिखा को दे देना और बताना मत कि मैंने बनाया है। तुम बाहर चलकर खुद उसे अपने हाथ से दे दो। नहीं, मैं उसका जन्मदिन खराब नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हारा भी तो जन्मदिन है, चलो बाहर। नहीं, मैं कमरे में ही बना लूंगी अपना। ठीक है। फिर मयंक शिखा को गाजर का हलवा देने जाता है। वहीं दूसरी ओर उदास सोनिया जमीन पर बैठे अपने केक को देख रही थी। उसके पास कोई नहीं था। अरे, बाहर उसका केक कट रहा है, छुपकर ऐसे ही शामिल हो जाती हूँ। ऐसा कहकर सोनिया अपने कमरे से बाहर आकर दूर से उसका केक कट करते हुए देखती है कि उसकी नजर शिखा के सर पर हिल रहे झूमर पर जाती है। नहीं, मैं शिखा को कुछ नहीं होने दूंगी। इतना कहते ही सोनिया शिखा को बचाने चली जाती है, जिससे उसके ही सिर पर काफी चोट लग जाती है। उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। होश आते ही वो सभी को अपने सामने पाती है। सोनिया दीदी, आप ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको ना जाने क्या क्या कहा, फिर भी आपने मेरी जान बचाई। एक बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। और मुझे भी माफ कर दे बहू, तेरा जन्मदिन था और हम सब ने तुझे विश तक नहीं किया। मैंने बताया है माँ को। अब तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन सर पर बहुत दर्द हो रहा है। और शिखा, तू मुझसे माफी मत मांग, और माँ जी आप भी नहीं। आप दोनों की जगह कोई और होता तो वो भी शायद यही करता। देखो, मेरी बहू को कोई परेशान नहीं करेगा। जब तो ठीक हो जाएगी तो मैं अपनी दोनों बहू को एक साथ बर्थडे मनाऊंगा। जी पापा जी। इसी के साथ शिखा और सुरेखा को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और 2 दिन बाद सोनिया ठीक होकर अस्पताल से आ जाती है और उनके ससुराल वाले अपनी दोनों बहू का पहला बर्थडे एक साथ खुशी खुशी मनाते हैं।